नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने एमपी सेट 2017 का पेपर लेके आया हूं पॉलिटिकल साइंस का। और ये पेपर बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से ही। निम्न में से किस शताब्दी को समांतर संविधान का युग कहा जाता है? तो एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो जुड़ा हुआ ईयर है वो है 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी को एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसी शताब्दी के अंदर बहुत सारे देशों के अंदर लिखित तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होने लग गया। और काफ़ी सारी कंट्रियाँ जो राजतंत्र में थी उन्होंने संविधान को अपनाया और लिखित में इसको करने लग गए। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का शताब्दी कहा जाता है 19वीं शताब्दी को। और ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि मैचिंग से रिलेटेड है, आइए इसको देख लेते हैं। तो इसकी जो मैचिंग थी, इसको मैच करना था मैकर्डीज। तो मैकर्डीज जुड़े हुए हैं द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट के साथ। स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट। माइकल किड्स जुड़े हुए हैं कॉम्परेटिव गवर्नमेंट के साथ। और दो सी कार्ल ड्यूस जुड़े हुए हैं। सी कार्ल ड्यूस को याद रखें, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में। इन्होंने संचार थ्योरी दी है। नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं सी कार्ल ड्यूस। और जो डी है आइंस्टैंड, ये जुड़े हुए हैं मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज। तो इसका मैचिंग इस प्रकार था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कि संबंधित है, निम्न में से राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके अंदर जो सही है, तो राजनीतिक व्यवस्था होती है और राजनीति के अंदर समाजीकरण का कार्य करती है। यानी कि एक मैं इसको इंग्लिश में देख लेता हूँ एक बार, इसमें थोड़ी एरर से आ रही है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करने का कार्य करती हैं राजनीतिक संस्कृतियाँ। पॉलिटिकल कल्चर को भी स्थापित करती है और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा होता है। तो और जो ये पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन इसके साथ नहीं जुड़ी होती है, जबकि ये तीनों चीज़ें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल रिकॉर्डाइजेशन, ये सभी चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। चौथा क्वेश्चन जो कि संबंधित है मार्क्सवाद से। मार्क्सवाद, तुलनात्मक राजनीति में मार्क्सवाद उपागम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसके अंदर क्या सत्य है वो बताना था। तो तुलनात्मक राजनीति में जो राजनीतिक मार्क्सवाद उपागम राजनीतिक अध्ययन पर आर्थिक तत्वों पर आधार बनाता, तो ये बात सही है। इस अध्ययन के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति के अंदर जो मार्क्सवादी का उपागम के तहत है वो राज्य को एक शोषण का यंत्र मानते हैं। तो ये तो इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादी राज्य को एक शोषण का यंत्र मानते हैं और इसी के द्वारा अपना मनमाने तरीके से कार्य किया जाता है। तो इसको ये नहीं मानते हैं, तो ये गलत है। बाकी ये सभी तीनों सही हैं। तो इसका जो आंसर सही है, पहला, तीसरा और चौथा सही है। देख लेते हैं तीसरे को भी। इस उपागम में आर्थिक तत्वों को राज्य तथा सरकार के स्वरूप के साधारण मूल्य तत्व माना जाता है। और चौथा जो है मार्क्सवादी उपागम के अंतर्गत समाज को बुर्जुआ और सार्वहारा दोनों वर्गों में व्यक्त करता है। ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। तो ये तीनों चीज़ सत्य थी, लेकिन जो सेकंड है इसका कोटेशन कथन गलत है और ये तीनों सही हैं। निम्न में से किस पुस्तक की रचना डेविड लर्नर ने की है? डेविड लर्नर ने ये कही है मॉडर्नाइजेशन मिडल ईस्ट। तो जो इसके साथ जुड़े हुए हैं डेविड लर्नर, मॉडर्नाइजेशन द मिडल ईस्ट के साथ पुस्तक के साथ जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सा व्यवस्थापिका का संवैधानिक कार्य नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेशन क्या नहीं है? तो जो व्यवस्थापिका जो लेजिस्लेशन होती है वो कानून बनाने का कार्य करती है। तो विधियों का निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना क्योंकि उनके सदस्य होते हैं, वित्त पर नियंत्रण करना। लेकिन न्यायपालिका के ऊपर वो नियंत्रण नहीं करती है। तो यही सही है, इसका कार्य नहीं है, यही इसका कार्य नहीं है। बाकी ये सारे कार्य करती है। न्यायपालिका वो देखती है कि कौन कानून का पालन नहीं कर रहा है, उनको सजा देने का कार्य न्यायपालिका करती है। तो इससे संबंधित नहीं है लेजिस्लेचर, बाकी इन तीनों से संबंधित है। निम्न में से किस प्रांत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो जो उस समय व्यवस्थापिका 2017 में का पेपर है ये, तो इसके अंदर बताना कौन सी नहीं है, कौन सी है। तो उस समय जम्मू कश्मीर थी, तो इसके अंदर बी आंसर दे रखा है जम्मू कश्मीर। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो ये चीज़ याद रखें। और किस किस राज्य के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। टीवी जुखाम के नाम से मैंने एक बना रखा है अपना सिंपल सा याद करने की ट्रिक, जिसके अंदर तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया और अलग अलग स्टेट जिसके अंदर है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं उसको। मालबारी बनाम मेडिसन नामक
प्रसिद्ध विवाद जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन को जन्म दिया था, कब अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित किया गया? तो ये था 1803 के अंदर, 1803 के अंदर मेडिसन बनाम ये जो विवाद हुआ था मरवरी का, इसके द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था अमेरिकी संविधान के अंदर आया था, सेपरेशन ऑफ पावर। 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन, तो सिंपल साइज को याद रखें बस, 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन के साथ जुड़े थे एम एन रॉय। 10वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, मार्चिंग कौटिल्य, विच एस्पेक्ट ऑफ कौटिल्य सप्तांग नीति 6 फोल्ड पॉलिसीज रिलेटेड टू मार्चिंग, तो मार्चिंग की कौटिल्य के सप्त गुण नीति किस पक्ष से संबंधित है? तो ये संबंधित है यान, यानी यान के साथ ये जुड़े हुए हैं, सप्तांग थ्योरी। और जितने भी इनके जो सिद्धांत है कौटिल्य के, आप पेपर देने कभी भी जाएं तो इनको एक बार नजर डालें सरसरी तौर पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारतीय चिंतक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आते ही रहते हैं। 11वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्न में से किस पुस्तक की रचना सावरकर द्वारा की गई? तो सावरकर के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई है वो हमें बताना है। हिंदुत्व उन्होंने लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 के अंदर युद्ध हुआ था उसके ऊपर लिखी गई थी। और हिंदू राष्ट्र दर्शन ये भी लिखा है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये नहीं लिखा है उन्होंने, बाकी ये तीनों बुक उनके द्वारा लिखी हुई है, हिंदुत्व, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द हिंदू राष्ट्र दर्शन। तो ये तीनों पुस्तकें, इसका डी आंसर सही है, उनके द्वारा लिखी गई हैं। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सफलता हेतु समानता उत्तरदायित्व समझने जाने वाले कारकों में अरविंद घोष ने किसको अस्वीकृत किया, उसकी पहचान करें। तो जो उन्होंने भारत के अंदर जो ब्रिटिश शासन था इसके लिए जो सफलतापूर्वक चल रहा था उसके लिए क्या उन्होंने स्वीकृत किया, तो ये बताना था हमें इसके अंदर। तो उन्होंने बताया था ब्रिटिश जन की श्रेष्ठता और भारतीयों की हीनता, तो इन्होंने इसको नकारा था कि भारतीय हीन होते हैं और ब्रिटिश श्रेष्ठ होते हैं, तो इसको उन्होंने नकारा था। ब्रिटिश भारतीयों के गुण, भारतीयों के पाप, ये भी उन्होंने नकारा था, और एकता का अभाव भी उन्होंने नकारा था। लेकिन जो ये है ब्रिटिश और भारतीय दोनों में असुरों की विशेषताएं विद्यमान थी, और दोनों के बीच युद्ध में वह वर्ग ब्रिटिश जीता जिसमें राष्ट्रवाद विद्यमान था। तो ब्रिटिश के अंदर ज़्यादा राष्ट्रवाद विद्यमान था, इसी कारण उन्होंने भारत के अंदर अपना शासन किया। तो इसका ये जो इससे संबंधित नहीं है तो इसकी पहचान कर दी, पहला, दूसरा और तीसरा से संबंधित नहीं है, जबकि चौथा इससे संबंधित है सही, तो इसका पहला ही आंसर सही था। हॉब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार हॉब्स के अनुसार प्रजा के संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है यदि संप्रभु, तो संप्रभु अगर जो उन्होंने अपनी जो सोशल कॉन्टेक्स्ट जो होता है हॉब्स ने करवाया था, उसके उन्होंने लेवियाथन को जो सर्वोच्च शक्ति दी थी, और उसके विरोध किस लिए किया सकता है संप्रभु द्वारा, तो ये बताना था हमें। तो उन्होंने बताया था कि जो उनके जीवन की रक्षा करने में असफल होता तथा उनके जीवन को संकट उत्पन्न करता है, यदि उनके जीवन के ऊपर अगर कोई संकट आता है, या जो संप्रभु होता है यानी राजा जो लेवियाथन जिसको सर्वोच्च शक्ति दी थी हॉब्स ने, अगर वो उनकी जीवन की रक्षा करने में असफल होता है तो उनको इस संप्रभु का प्रतिरोध करने का अधिकार है। तो ये बात कही थी हॉब्स ने, तो इसका पहला ही आंसर सही था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम ने शास्त्रीय उपयोगितावाद के निम्न कथनों पर ध्यान दे। तो बेंथम संदर्भित था, तो सभी मानव अपने सुखों को अधिकतम एवं दुखों को न्यूनतम करना चाहते हैं, तो ये बेंथम ने बताया है, और यही उपयोगितावाद का मेन कॉन्सेप्ट भी है, यूटिलिटेरियनिज्म जिसे विचारधारा हम कहते हैं, सुखों को अधिकतम और दुखों को न्यूनतम करना। और आध्यात्मिक शांति के जीवन के साधन के रूप में प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, तो आध्यात्मिक के साथ साथ उन्होंने भौतिक भी कहा है, तो ये कहीं न कहीं सत्य नहीं है। हम जो चाहते हैं वह सुखों की अधिकतम गुणात्मकता नहीं है, अपितु अधिकतम मात्रात्मकता है। तो वो सही बात बोलते हैं कि गुणात्मक और मात्रात्मक सुखों के अंदर भेद करते हैं, और उन्होंने बताया था गुणात्मक क्या होता है और सुखात्मक मात्रात्मक गुण क्या होते हैं। तो इनका पहला और तीसरा ये सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही है। तो आप देख सकते हैं कितना लेवल का क्वेश्चन है, इसके अंदर ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है पेपर। तो इसके अंदर मैचिंग करना था, पहले को दूसरे से मैचिंग लाना था, कौन सा थिंकर किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कॉल पॉपर हम जानते हैं सिंपल साइन का, ऑन ओपन सोसाइटी एंड इनमें इन्होंने कार्ल मार्क्स
हीगल और प्लेटो की आलोचना की है, इन्हें ओपन सोसाइटी का दुश्मन बताया था। और हॉब्स हैं, हॉब्स जुड़े हुए हैं द एलिमेंट ऑफ लॉ के साथ, ये तो मुझे याद पता है, एलिमेंट ऑफ लॉ के साथ। मैकफर्सन जुड़े हुए हैं द लाइफ एंड द टाइम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बहुत बड़े थिंकर है मैकफर्सन। और एक बच गया था थॉमस पेन, तो थॉमस पेन जुड़े हुए हैं द राइट ऑफ द मैन। तो इसका मैचिंग इस प्रकार था। तो आप इनको कॉपी में भी लिख लें साथ साथ, आपको भी इसको कहीं आगे में पढ़ने में आसानी रहेगी और इससे थिंकर भी याद रहेंगे। 16 क्वेश्चन भी जो कि मैचिंग से ही रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। तो ये जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त भारत के अंदर राज्य हैं जिन्हें कुछ ना कुछ रियायतें दी गई हैं, तो उससे संबंधित था 171 संबंधित है सिक्किम के साथ, और 171 छा संबंधित है मिजोरम के साथ, जा संबंधित है अरुणाचल प्रदेश के साथ, और ये झा संबंधित है गोवा के साथ। तो एक बार आप इंग्लिश में भी देख लें इसको, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा हुआ है चा छा झा झा। तो जो इसके जो आर्टिकल के अंदर जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, इस प्रकार से इनको बांटा गया है। निम्न में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था? तो सरकारी आयोग के सदस्य ये नहीं थे, ओवी अगलसेन और बाकी सारे न्यायमूर्ति सकारिया, शिवरमन और SR रमन, ये तीनों सदस्य थे, लेकिन जो ये थे इनके सदस्य नहीं थे। तो इसमें पूछा गया कौन नहीं है, तो यही आंसर का सही है। तो इसको भी हमें मैचिंग करना था कि ग्राम पंचायतों के संदर्भ में कौन कौन सा है। तो मैं आपको सिंपल इसका बताता हूँ, इसका आंसर पहला ही सही है। तो इसका पहले का ए का फोर्थ था, और बी का थर्ड था, सी का सेकंड था, और डी का फर्स्ट था। तो आप इसको मैचिंग कर ले, सिंपल आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन योजना को कब स्वीकार किया? और इस माउंटबेटन योजना के बारे में जानकारी रखें कि ये माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना ही भारत के विभाजन का कार्य कर रहा था, माउंटबेटन योजना ने। तो इसकी जो स्वीकृति हुई थी ब्रिटिश संसद के द्वारा, ये 4 जुलाई 1947 को हुई थी। 1989 में किस संविधान संशोधन ने जम्मू कश्मीर में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की? तो उस समय यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा पर्याप्त था, और इस राज्य में इस राज्य का अपना तौर पे संविधान संशोधन किया गया था 21 वर्ष से 18 करने के लिए। तो इन्होंने किया था 21वां संविधान संशोधन अपने संविधान के अंदर, क्योंकि पहले जम्मू और कश्मीर के अंदर भी अपना इनका संविधान था, लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब भारत के अब 370 हटा दी गई है आर्टिकल, तो यहाँ पे अपना संविधान हटा दिया गया है, और ये भारत का एक पूर्णतः अभिन्न अंग है, और विशेष राज्य का दर्जा से हटा दिया गया है। पहले भी अंग था और अभी भी अंग है, और आने वाले टाइम पे भी हमेशा के लिए अंग रहेगा भारत का। भारत शासन अधिनियम 1935 में पंचायती राज को किस सूची में सम्मिलित किया गया? तो भारत पंचायती राज सूची को किस सूची में सम्मिलित किया गया था 1935 अधिनियम के तहत? तो ये था प्रांतीय सूची, प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर ये सम्मिलित किया गया था। 22वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, चिपको आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चिपको आंदोलन के संदर्भ में सही है वो बताना था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व बहुगुणा जी ने किया था। चिपको आंदोलन का अर्थ है आलिंगन करना, जो पेड़ से लिपट जाते थे कि पेड़ नहीं काटा जाए, और इसका आरंभ 1972 में नहीं हुआ था, ये गलत है ये। और ये इस आंदोलन की पहली कार्रवाई अलकनंदा घाटी के मॉडल गांव में की गई थी। तो ये तीनों चीज़ सही है, लेकिन जो 1972 दिया गया ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो हमें इसमें बताना था, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। और यदि किसी को इस का PDF चाहिए इस पेपर का, तो मेरे साथ जुड़ सकता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, या मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकता है, मैं उसको वहाँ पे इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। 1993 के राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आयोग का गठन नहीं हुआ? तो 1993 के अंदर कौन सा आयोग का गठन नहीं हुआ था? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन नहीं हुआ था। बाकी मानवाधिकार न्यायालय एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, किसका गठन नहीं हुआ था? तो नहीं हुआ था, तो इसका राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन नहीं हुआ था, बाकी इन सब का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन जो कि संबंधित है 24वां, निम्न में से किन्हें प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? सही उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों की सहायता से करें। तो इसके अंदर बताना कि प्रेस की स्वतंत्रता के अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके अंदर सम्मिलित होता है सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, प्रकाशन का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लेखित किया गया है। तो ये सभी सही है, तो इसका आंसर फर्स्ट सही था।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो प्रेस के अंदर सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, प्रकाशन का अधिकार, ये सभी संबंधित है फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ। मनरेगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो मनरेगा के संदर्भ में जो सही बात है वो थी, अब तो चेंज होता रहता है, लेकिन जो उस समय बात थी, ये 2006 को प्रारंभ किया गया था। लागू तो 2005 में हो गया था, लेकिन 2006 को इसका कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और ये कार्य हेतु प्रार्थना पत्र दिए जाने के 15 दिन के भीतर रोजगार दिया जाता है इसके अंदर, और 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और अब तो कई जगहों में इसको बढ़ा भी दिया गया है। ग्राम सभा के कार्यों की संतुति करने का कार्य करता है। तो ये ग्राम सभा के कार्य करता था संतुति का, लेकिन कम से कम 50% महिलाएं लाभान्वित, तो ये अभी तक हो नहीं पाया है, लेकिन इसको भी करने के लिए सरकार कार्यरत है। तो ये उस समय नहीं था, और ये तीनों इसके अंदर सही था। लोक प्रशासन से संबंधित फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी जेम्स सी चार्ल्सबर्ट ने। इसको याद रखें, पूछ लिया जाता है। तो जेम्स सी चार्ल्सबर्ट ने फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 क्वेश्चन, ये भी मैचिंग से रिलेटेड है, तो एक बार देख लेता हूँ मैं इसको। तो इसको मैच करना था, तो आइए मैच कर लेते हैं इसको। वुड्रो विल्सन जुड़े हुए हैं ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। और फ्रैंक जे गडनाउ जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और एल डी वाइट जुड़े हुए हैं एन इंट्रोडक्शन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और हेनरी फॉयल जुड़े हैं इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट के साथ। तो इसका मेल इस प्रकार था, और आप इसको लिखते हुए चले आए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए भी। अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रैंक जे गुडनाउ को। और लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है, ये भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है। जॉर्ज ग्रांट, जिन्हें विकास प्रशासन का पिता कहा जाता है, किस देश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से संबंधित थे जॉर्ज ग्रांट। निम्न में से किस पुस्तक की रचना टेलर द्वारा की गई? तो इसके द्वारा टेलर द्वारा की गई थी। तो ये डिसीजन मैचिंग के साथ नहीं जुड़े हुए थे, बाकी ये सबके साथ जुड़े थे, सॉफ्ट मैनेजमेंट के साथ, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन तीनों के साथ जुड़े थे। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग थी, इस थ्योरी के साथ ये नहीं जुड़े हुए थे, बाकी ये तीनों के साथ जुड़े हुए थे टेलर। निम्न में से कौन से लाइन एजेंसी के उदाहरण हैं? तो लाइन एजेंसी का जो उदाहरण है वो सार्वजनिक निगम बनाना, सरकारी कंपनियों का नियंत्रण करना, स्वतंत्र नियामकी आयोग करना। तो ये सभी कार्य हैं लाइन एजेंसी के। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, इंडिपेंडेंट एंड रेगुलेटरी कमीशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन इसका कार्य नहीं है, बाकी ये तीनों कार्य हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पहला ऑप्शन सही था इसका। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई अकेडमी कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था कोठारी समिति के अनुशंसा के आधार पर। कोठारी समिति ने ही ये कहा था कि राष्ट्रीय जो पुलिस अकादमी है उसका नाम बदल के सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी करना चाहिए। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद है उसके अंदर बहुत सदस्य होते हैं, इसके अंदर 7 सदस्य होते हैं। यही वहाँ की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, एग्जीक्यूटिव, और यही वहाँ पे निर्णय लेने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। इसके सदस्य की निश्चित कार्यकाल होता है, हाँ कार्यकाल होता है। इसके सदस्य व्यवस्थापिका मतदान में भाग नहीं लेते। तो ये गलत है इसका, और बाकी ये तीनों सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका सही आंसर है। सूचना अधिकार अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूचना का अधिकार था वो 2005 के अंदर इसको प्रभावी रूप से ये आया था, तो ये सही है पहली बात। इसका मुख्य उद्देश्य खुलापन, सही बात है, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रत्येक लोक सेवक की कार्य प्रणाली में प्रोत्साहित करना, ये भी इसका कार्य है। केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी व सुरक्षा एजेंसी के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करना, तो ये गलत है, ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं था। तो जैसे जो हमारी जैसे रॉ हो गई हमारी, या सीबीआई हो गई हमारी, या प्रधानमंत्री हो गए हमारे, सीबीआई हो गया, रॉ हो गया, और जितने भी हमारे जो गुप्तचर विभाग है, यानी जो गुपचुप रूप से कार्य करती हैं, उनकी जानकारी सूचना के अधिकार के अंदर सम्मिलित नहीं है।
बाकी जो भी चीज़ें, जो जितने भी हमारी भारत के अंदर एजेंसियां हैं या संस्थाएं हैं, उनकी जानकारी हमें मिल सकती है, लेकिन जो आर्मी की हो गई या गुप्त विभाग हो गए भारत के अंदर, उनकी जानकारी ये सूचना के अधिकार के अंदर सम्मिलित नहीं है, तो ये गलत था। जन सूचना अधिकारी को लिखित तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नियंत्रित फीस के आवेदन पत्र देना होता है, तो ये बात भी सही है कहीं ना कहीं। तो 1, 2 और चौथा इसका सही है, बाकी जो तीसरा ये गलत है, तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन ही इसका सही था। 35वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, राष्ट्रीय शक्ति के मानवीय तत्वों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में विचारधारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे भारत कहता है कि हम शांतिप्रिय देश हैं, हम पहले किसी के ऊपर आतंकवादी पहले हम किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं करेंगे, और आतंकवादी हमले को वो एकदम कंडेम करता है, निंदा करता है। तो विचारधारा किसी भी राष्ट्र शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण तत्व होती है, और वहाँ का मनोबल यानी कि मोटिवेशन जो होता है उस देश का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। और वहाँ के प्राकृतिक संसाधन तो राष्ट्रीय शक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन नेतृत्व उससे ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विच ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द नेशनल पावर, तो इसके अंदर पूछा गया ह्यूमन, मानवीय तत्व। तो मानवीय तत्व के अंदर तो प्राकृतिक संसाधन नहीं आएंगे, बाकी इस विचारधारा, मनोबल और नेतृत्व, ये तीनों चीज़ें मानवीय तत्वों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन एक नेचुरल चीज़ है, तो ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर था फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। शक्ति संतुलन बनाए रखने के संदर्भ में निम्न साधनों में कौन सा सत्य है? तो शक्ति संतुलन को बनाए रखने के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो क्षतिपूर्ति यानी, एक बार इंग्लिश में देख लेता हूँ मैं इसको, तो कंपेंसेशन ये भी सही है, निशस्त्रीकरण भी सही है, और हस्तक्षेप की नीति करना भी। और लेकिन डिवाइड एंड रूल ये तो संबंधित नहीं है शक्ति संतुलन से, आप खुद ही समझ सकते हैं कॉमन सेंस से ही। तो शक्ति संतुलन से डिवाइड एंड रूल संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों संबंधित हैं। तो इसका यही आंसर पहला, दूसरा और तीसरा सही था। थॉमस रॉबिन्स द्वारा उल्लिखित राष्ट्रीय हितों के प्रकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो थॉमस रॉबिन्स ने कहा है, तो इन्होंने बताया है प्राइमरी इंटरेस्ट, सेकेंडरी इंटरेस्ट एंड परमानेंट स्ट्रेंथ। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इनसे संबंधित नहीं है, रणनीतिक से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों के साथ संबंधित है, थॉमस रॉबिन्सन का कथन। और तीसरा क्वेश्चन, मॉर्गनथॉन द्वारा उल्लिखित विचारधाराओं के 3 प्रकारों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो उन्होंने बताया था, यथास्थितिवाद की विचारधारा यानी स्टेटस को बनाए रखना, साम्राज्यवाद विचारधारा, शांति की विचारधारा, तो ये तीनों सही है। आइडियोलॉजी ऑफ स्टेटस क्यो, आइडियोलॉजी ऑफ इम्पेरियलिज्म, आइडियोलॉजी ऑफ पीस, लेकिन एम्बिक्वस आइडियोलॉजी यानी अस्पष्ट आइडियोलॉजी, उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई थी मॉर्गनथॉन ने। तो ये तीसरा ही सही, इसका पहला, दूसरा और तीसरा ही सही है। 39वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्न में से कौन सी आदर्शवादी उपागम की विशेषता नहीं है? तो आदर्शवादी विशेषता नहीं है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई, ये से संबंधित नहीं है, बाकी सारे संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद उपागम का निम्न में से कौन सा समर्थक नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम का कौन समर्थक नहीं है? तो हमें इसमें बताना था। तो जो इसके पहले ही था, कैड्रन सेल्ट संबंधित नहीं थे यथार्थवादी उपागम के साथ। बाकी जो जॉर्ज कैनन हो गया या रॉबर्ट नेबुल हो गया, जॉर्ज स्वर्ट्जबर्ग हो गए, ये तीनों संबंधित थे, लेकिन पहले वाले जो थे ये कैड्रन सेल्ट के संबंधित नहीं है। इसको भी मैचिंग करना था, तो आइए देख लेते हैं। तो समयावस्था का सिद्धांत के साथ जुड़े हुए जॉर्ज लिस्का, खेल सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं मार्टिन शूबिक, बहुत इंपॉर्टेंट है खेल सिद्धांत। सौदेबाजी का सिद्धांत के साथ जुड़े हैं ओरेन यंग, और निर्णय निर्माण के साथ जुड़े हैं रिचर्ड स्नाइडर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सभी थिंकर हैं, तो इनको आप लिख लें। ये सारे थिंकर इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ जुड़े हुए हैं। मार्टिन कैप्लान द्वारा प्रतिस्थापित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था के 4 मॉडल के सही क्रम हमें बताना था इसके अंदर। तो उन्होंने जो 4 क्रम का जो सही मॉडल था उनका, सबसे पहले उन्होंने बताया था शक्ति संतुलन करना। शक्ति संतुलन को सबसे पहले उन्होंने रखा था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि ढीली दुर्व्यवस्था यानी विश्व में जो व्यवस्था है वो ढीली होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बताया था कसी हुई दुर्व्यवस्था, तो ये इन्होंने तीसरे नंबर बताया था। फिर ये सेकंड पे ये बताया था उन्होंने, और चौथे नंबर बताया था सार्वमौलिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जो क्रम थे इस प्रकार से उन्होंने रखा था। किसके द्वारा यह घोषित किया गया था कि
किसके द्वारा ये घोषित किया गया था कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताया गया था। हिटलर ने कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति उसकी भूगोल के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। किसने राज्य को निम्न 4 भागों में विभाजित किया था? तो राज्य को 4 भागों में विभाजित करने का कार्य किया था ऑर्गेनेस्की ने ही राज्य को 4 भागों में विभाजित किया था, जिसके उन्होंने द पावरफुल एंड द स्ट्रेटिफाइड, द पावरफुल एंड डिससेटिस्फाइड, निर्बल और संतुष्ट, वीक एंड निर्बल और संतुष्ट, यानी द वीक एंड स्ट्रेटिस्फाइड, द वीक एंड डिससेटिस्फाइड। तो ये 4 प्रकार से ऑर्गेनेस्की ने राज्य को विभाजित किया था। तो देख लें आप, क्या पता आगे वाले क्वेश्चन में भी आ जाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लें इसको अच्छी तरीके से। 45 क्वेश्चन जो कि अरेंज करना था हमें क्रोनोलॉजिकल, तो आइए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आया है आसियान की स्थापना हुई है 1967 के अंदर। उसके बाद आया है SAARC आया उसके बाद सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आया है दक्षिणी आयोग का कार्यालय, यानी सार्क जो है, सार्क का जो कार्यालय मैं देख लेता हूँ, सार्क का जो कार्यालय है वो सब। उसके बाद आया है सार्क का कार्यालय है, फिर उसके बाद OARC आया है। तो यानी कि जो पहले पे ये आया था, सबसे पहले स्थापना हुई थी आसियान की, उसके बाद आया था सार्क की स्थापना उसके बाद हुई थी। तो यहाँ पे मेरे से गलत हो गया था ऐसे, तो ये पहले 1967 के अंदर आया था आसियान, 1985 के अंदर आया था सार्क, 1985 के अंदर सार्क आया था, और ऑफिस ऑफ द साउथ कमीशन उसके बाद आया था, और लास्ट में आया था OARAC। तो थोड़ा बहुत गलती हो गई, थोड़ी मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए इसको देख लेते हैं। मार्टिन कैप्लान जो है सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मार्टिन कैप्लान की बुक है। और हंस जे मार्गेनथाउ जो थे इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए थे मार्गेनथाउ। तो इसका इस प्रकार था। और तीसरा हैरल्ड लासबेल जुड़े हुए हैं द पावर एंड द सोसाइटी ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके साथ जुड़े हुए हैं। CF कनिन जुड़े हुए हैं अमेरिकन डिप्लोमेसी के साथ। तो इसका मैच इस प्रकार था। 47 क्वेश्चन जो कि असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था। 1948 में सर्जित वेस्टफेलिया टेस्ट सिस्टम, उत्तर साम्यवादी व्यवस्था, विश्व में युक्त नहीं है। तो एक बार मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ इसको। द वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम क्रिएटेड इन 1648 इज नॉट वैलिड इन द पोस्ट कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तो सही बात है, ये पोस्ट कम्युनिस्ट वर्ल्ड के अंदर ये जो उत्तर साम्यवादी व्यवस्था है उसके अंदर युक्त नहीं है, यानी इसके लिए ये लागू नहीं होती है, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की पवित्रता UN प्रतिबंधों से समाप्त हो सकती है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये होता है कि क्षेत्रीय जो संप्रभुता होते हैं वो UN के इसके प्रतिबंधों से समाप्त जाती है। तो A और R दोनों सही था इसका, और RA की सही व्याख्या है। राष्ट्र संघ ने किस वर्ष निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया? तो राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण का जो आयोजन किया था वो ये लीग ऑफ नेशन है, UNO नहीं है, ध्यान रखिए ये। तो UNO से नहीं पूछा गया, लीग ऑफ नेशन जो UN से पहले संस्था बनी थी, तो इसकी इन्होंने राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण के ऊपर कब सम्मेलन लाया था? तो 1932 के अंदर इन्होंने ये सम्मेलन लेके आया था। अगला क्वेश्चन भी असर्शन और रीजनिंग से है। हार्वर्ड साइमन के अनुसार मैक्सिमाइजिंग डिवीजन संभव नहीं है। मैक्सिमाइजिंग डिवीजन संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा था ऐसा। वह मानते हैं कि प्रशासकीय व्यवहार में विवेक संभव है। तो A और R दोनों में सही है, और RA की सही व्याख्या इसके अंदर बताया गया है। उन्होंने बताया था कि जो हर्बर्ट साइमन ने कि मैक्सिमाइजिंग डिवीजन संभव नहीं है, वह जानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में विवेक, यानी जो अपना जो समझ होती है अथवा युगमता संभव है। तो उन्होंने ये बात कही थी। इसको हमें कालानुक्रम करना था, तो इसको मैं देख लेता हूँ एक बार। सबसे पहले मुझे भी इसका नहीं पता था ढंग से, तो इसका पहले पे आया था आणविक परीक्षण निषेध, यानी पहले पे यह आया था। फिर यानी न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आई थी, NTBT जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले ये आई थी। उसके बाद आया था बाहरी अंतरिक्ष संधि, आउटर स्पेस संधि, सेकंड पे यह आया था। और थर्ड पे न्यूक्लियर फ्री बैड ट्रीटी हुई थी। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हुई थी परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम NPT कहते हैं जिसे हम, तो सबसे लास्ट में ये हुई थी। तो ये क्वेश्चन थे
मध्य प्रदेश सेट के, तो इसके अंदर ये 50 क्वेश्चन है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आने वाली वीडियो के अंदर, जिसको और जितने भी क्वेश्चन है वो लाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर कुछ कमी रहेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आने वाली वीडियो के अंदर इसको और सुधारने की कोशिश करूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।